हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, सारे टॉपिक्स पर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किस किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, कि कितने यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म फिल किए गए थे, कितनी वैकेंसीज हैं, सिलेबस क्या रहेगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, और कट ऑफ के साथ साथ यदि आप कट ऑफ को पार करना चाहते हो तो आपके लिए, अगर नए स्टूडेंट हो या तैयारी नहीं की है, तो मैं बता दूं कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है आपके लिए, फिजिकल में क्या होता है, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, कौन सी बुक पढ़ें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहा है कि सर ये बता दीजिए कि कट ऑफ क्या रहने वाली है और कौन सी बुक पढ़ें और तैयारी हम कैसे करें। तो इन सब टॉपिक्स पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जा करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। और दोस्तों, वीडियो तक लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ टाइम टेबल चेंज करने का। जो हमारा टाइम टेबल चल रहा था वो सर्दियों के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ा रहा है, क्योंकि जिस टाइम पर हमारी क्लासेस होती हैं उस टाइम पर आपके सभी का डिनर का टाइम होता है या फिर काम करने का टाइम होता है लड़कियों का। तो इसलिए आज मैं वीडियो के लास्ट में टाइम टेबल भी बताऊंगा कि हमारा नया शेड्यूल क्या होने वाला है हमारी क्लासेस का। तो चलिए आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है, तो मैं आपको बता दूं, एक व्हाट्सअप ग्रुप है यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड वाले ही बच्चों का, आप जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होता है, या 20 दिसंबर आप लखनऊ गए थे वो वाले भी बच्चे उसमें ऐड हैं, या अगर 8 दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जो भी वहाँ पर डिस्कशन होगा आपको लखनऊ जाने के लिए दोबारा, तो आप उसमें ऐड हो सकते हो। वहाँ पर उनसे बात करके आप लोग भी शामिल हो सकते हो उनके साथ, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ कल का दिन शेष रह गया है और अभी तक कोई नोटिस आयोग ने जारी नहीं किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्म की, कि फॉर्म कितने फिल हुए थे इसमें और वैकेंसीज कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विज्ञप्ति जारी की गई थी यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जो आपकी वैकेंसीज के लिए पहले विज्ञप्ति जारी की जाती है, तो वो विज्ञप्ति की डेट थी आपकी 17 अक्टूबर 2019। अब आप समझ सकते हो कि आपकी वैकेंसी कब की है। और अब मैं आपको बता दूं कि 17 अक्टूबर 2019 से ये वैकेंसी चली आ रही थी, और सबसे पहली बार जो इसकी एग्ज़ाम डेट लगी थी वो लगी थी 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होना था, लेकिन वो हो नहीं पाया है। उसके बाद और भी डेट्स आई थी, जैसे कि अभी हाल ही की हमारी दिसंबर थी, लेकिन कोई डेट फिक्स नहीं थी। और फिर भी हमारा दिसंबर में कोई इन्फॉर्मेशन आयोग की तरफ से नहीं दी गई कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है या नहीं है। तो देखिए, आयोग या सरकार ये समझती है कि विद्यार्थियों के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व ही नहीं है, क्योंकि दिसंबर में जब उन्होंने नोटिस दे रखा था कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो सरकार का उत्तरदायित्व बनता था कि वो जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम इतना तो क्लियर कर दिया जाए, कि एक नोटिस जारी कर दिया जाए कि इस रीज़न के चलते आपकी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, या आपका एग्ज़ाम तब तक के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है। तो जो हमारे विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी के लिए लगे हुए हैं, कुछ कांस्टेबल को भी टारगेट कर रहे होंगे, लेखपाल को भी टारगेट कर रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि तीनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, एक एक सब्जेक्ट का अंतर है बस। तो सभी को टारगेट करके चलने हैं, तीनों की तीनों वैकेंसी। कुछ बच्चे हैं उनका वीडियो वाला जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया था, री एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि ग्रुप डी का सिलेबस चेंज है, इन सब से थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें हिंदी का कोई मैटर नहीं है। और हिंदी वाले बच्चे फिर साइंस वाले पोर्शंस में जाने से थोड़े घबराते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चे फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, क्योंकि कुछ का टारगेट सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड होगा। अब वो क्यों होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैथ नहीं आता है। तो जितने भी बच्चे मैथ से डरते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके भविष्य की बात है। तो भविष्य पर को ध्यान रखते हुए सरकार का उत्तरदायित्व था कि कुछ ना कुछ क्लियर कर दिया जाए। तो बता दूं मैं आपको कि इन सब बातों को बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने फॉर्म फिल की बात कर लेते हैं कि इसमें कितने फॉर्म डाले गए थे,
क्योंकि उसको भी अगर आपको पता होगा तो उसी हिसाब से आप तैयारी करोगे कि एक सीट पर कितने बच्चे रह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2 से 3 लाख फॉर्म आपके वन रक्षक भर्ती परीक्षा में डाले गए थे। अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सटीक आंकड़ा है, कभी आप कमेंट में बोलने लगो कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैंने ये आंकड़ा बनाया है, और जो भी अगर आपको आंकड़ा देता है कोई भी यूट्यूबर हो तो यकीन मानिए 2 से 3 लाख तक का ही वो आंकड़ा देगा आपको, इससे ज़्यादा का वो नहीं दे सकता। बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसीज हो जाती हैं यहाँ पर 655 पद निकले हैं टोटल, कुल मिलाकर के 655 पद। अब आप देख सकते हो कि 655 पद और 2 से 3 लाख फॉर्म फिल किए गए थे, तो एक सीट पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं। एक सीट पर बच्चे बैठने का मतलब कि सीट एक होगी और उसके लिए कितने विद्यार्थी संघर्ष कर रहे होंगे, कितनी तैयारी कर रहे होंगे। तो 2 से 3 लाख हमारा 655 का कितने गुना बैठता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कम से कम एक सीट के लिए 450 बच्चे के आसपास बैठते हैं, क्योंकि 2 से 3 लाख पद को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 655 में मल्टीप्लाई करते हो 450 की, तो ये 2 से 3 लाख के आसपास कहीं ना कहीं आपका आंकड़ा बैठ जाएगा। एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको कि इस बात से नहीं डरना है कि इतने सारे बच्चे एक सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको ध्यान से में सिर्फ ये रखना है कि जितने फॉर्म फिल किए जाते हैं उसका 15%, कम से कम 15% तो एग्ज़ाम देते ही नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों को नहीं देखना है कि कितने फॉर्म हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, कितना क्या है। आपको सिर्फ ये देखना है अगर एक सीट के लिए 500 बच्चे भी हैं तो उस 500 में सबसे ऊपर टॉप पर हमारा नंबर क्यों नहीं है। ये सोचते हुए आपको तैयारी करनी है अपनी। बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की, क्योंकि तैयारी भी तभी होगी जब आपको सिलेबस पता होगा। तो चलिए सिलेबस में बता देता हूँ, आपको पता भी है सिलेबस क्या है, मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ आपके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी के आते हैं आपके 80 क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है आपका जीएस सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन, तो उसका आ जाता है आपका 60 क्वेश्चन। और सबसे आसान आपका सब्जेक्ट आ जाता है रीजनिंग, और इसी में सबसे ज़्यादा मार्क आते हैं, तो ये हैं आपके 60 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के ये बैठते हैं आपके 200 क्वेश्चन। अब 200 क्वेश्चन है तो सर टाइम कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं 200 क्वेश्चन के लिए आपको दिए गए हैं 2.5 घंटा। अब आप बात कर लेते हैं अपनी कट ऑफ की। तो उससे पहले मैं आपको बता के चलता हूं कि आप अपना सेफ स्कोर क्या रखें कि कट ऑफ पर पहुंच जाएं, या पहले कट ऑफ बताऊं उस हिसाब से हम अपना सेफ स्कोर तय करें। तो पहले बताता हूं मैं आपको सेफ स्कोर, उसके बाद आपको कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि 130 के आसपास पिछली आपकी कट ऑफ थी, शायद 130 या 135, एक्यूरेट मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूं कि 130 से 135 के आसपास ही आपकी कट ऑफ थी। और एक और बात थी उसमें था 20 नंबर का इंटरव्यू। तो 20 नंबर इंटरव्यू भी थे और 180 क्वेश्चन उसमें आते थे। और अब आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, और 200 के 200 क्वेश्चन आपके लिखित परीक्षा से ही हैं, आपका इंटरव्यू हटा दिया गया है। फिजिकल पहले भी था, फिजिकल इस बार भी है, और आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फिजिकल किस तरह से होता है, और वीडियो भी दिखाई थी। हालांकि वो यूपी फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल की नहीं थी, बहुत से बच्चों का कमेंट भी था कि उसमें जो वजन है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में वजन का क्राइटेरिया दे रखा है आपके दौड़ में, तो वो बच्चे वजन टांग करके नहीं दौड़ रहे थे। तो देखिए मैंने ये दिखाया था कि जो फॉरेस्ट गार्ड वाली, वन रक्षक वाली जो आपकी दौड़ होती है वो किस तरह से लगती है, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो क्या आपको वहाँ पर मेडिकल सुरक्षा मिलेगी, क्या आपके जो परिजन हैं या आपके साथ गए हुए आपके भाई हैं या जो भी बहनें हैं, क्या आप उनको देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने उसमें दिखाई थी, तो यही मेरा मोटिव था उस वीडियो में दिखाने का। अब आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, जो मैंने बोला उसको सुनते नहीं हो, आपको तो बस ये है कि थंबनेल पढ़ा और ये नहीं देखा थंबनेल भी क्या लिखा था। लास्ट वीडियो में मैंने लिखा था कि अफवाहों से बचें, और वो अफवाहें ये थी कि एग्ज़ाम डेट आ गई है, नोटिस आ गया है। और डेली जो बंदे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि प्रतिदिन इसी तरह की वीडियो न बनाएं कि एक ही थंबनेल को लेकर। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और हमारा मोटिव बच्चों को डिस्टर्ब करना नहीं है, उनको मोटिवेट करना है।
आप सही उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, सटीक इन्फॉर्मेशन दीजिए। जब आप पर वो भरोसा कर रहे हैं, आपके व्यूज़ तो आ जाते हैं। किसी किसी वीडियो में आपके 1.3 के आ जाएंगे, किसी में 2 के, यहाँ तक कि 5 के तक। 5 के से मतलब है 5000 व्यूज़ का, तो इतने भी आ जाएंगे। लेकिन जो बच्चे, आप लोग ये तो सोचिए कि ये 5000 बच्चे आप पर भरोसा करके वो वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम उसको इतना तो बनाइए कि उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन तो काम की होनी चाहिए। अब देखिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पिछली वीडियो में थोड़े निगेटिव कमेंट भी थे कि आपने भी तो थंबनेल ऐसा ही लगाया है, लेकिन आपके समझने में गलती थी। मैंने क्वेश्चन मार्क के साथ ये भी लिखा था नीचे कि अफवाहों से बचें। तो पूरी लाइन आप पढ़ते नहीं हो, ना ही पूरी वीडियो देखते हो, बीच में छोड़ करके भाग जाते हो, फिर गलतियाँ निकालते हो। तो और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना है। थोड़ा बहुत ज्ञान आपको भविष्य में नुकसान दे सकता है, इसलिए जो भी आपको जानकारी लेनी है वो आपको पूरी लेनी है। इसलिए बोला है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की कि अगला क्या है। तो अगला हमारा सिलेबस हमने जान लिया है। आपको सेफ स्कोर की बारी है। सेफ स्कोर बता देता हूँ, उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा। तो देखिए, हमने देखा था कि हिंदी आएगी आपकी 80 नंबर की, रीजनिंग आएगी आपकी 60 नंबर की, और जीएस भी आपका 60 ही नंबर का है। तो बात कर लेते हैं कि हम हिंदी में कितना स्कोर कर पाते हैं। तो देखिए, अगर आप कितना भी कम करो तो 65 आप गेन कर लोगे, माइनस मार्किंग काट करके। अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हो तो फिर आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपको अपना सेफ स्कोर मान के चलना है। हम बात कर रहे हैं सेफ स्कोर की, फिर आपको बताऊंगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। और ये कट ऑफ देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, ना कि सटीक कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ का अंदाज़ा हम लोग लगा नहीं सकते कब तक, जब तक आपका पेपर हो ना जाए। क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने के बाद, उसका लेवल देखने के बाद, तभी आपकी सटीक कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है। और वो कट ऑफ 1-2 नंबर इधर या उधर ही रहती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने रीजनिंग की कि हम रीजनिंग में कितना अपना स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, कम से कम आपको 50 स्कोर करना ही होगा, क्योंकि रीजनिंग में अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो होता है, और नहीं होता है तो फिर आपको उसको छोड़ देना है। हो सकता है कि जो आपके ये होते हैं हिंदी वाले क्वेश्चन, जो मेल वाले क्वेश्चन होते हैं कि यदि कान हाथ से संबंधित है तो पैर किस चीज़ से संबंधित होगा, इस तरह के क्वेश्चंस में आपकी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि आपका अनुमान कुछ और होता है और उनका अनुमान कुछ और होता है। तो फिर भी आपको अगर 60 में से 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो और 5 क्वेश्चन आपके गलत भी हो जाते हैं, तो 50 क्वेश्चन बचे। तो काट पीट के 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होगा, लेकिन आपको 50 क्वेश्चन का टारगेट करके ही चलना है। और सबसे कम स्कोर लेंगे हम अपने जीएस में। तो जीएस में सिर्फ और सिर्फ आधे पर हम छोड़ देते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप इनको ऐड करते हो तो 6, 3, 9, 5, 14, यानी कि 145 नंबर आपके बन रहे हैं। और आप हिंदी की ये जो 5 नंबर हैं, ये जो 5 मार्क्स आपके 145 आए हैं, ऊपर के 5 मार्क्स, इनको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। यदि आपका 65 में से 62 बैठते हैं, 63 बैठते हैं, तो ये 5 नंबर आपके वहाँ पर काम देंगे। क्योंकि जो हम सोचते हैं सीधा सीधा वैसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। इसलिए मैंने आपको इतना ज़्यादा बताए हैं, थोड़े खींच करके बताए हैं मार्क्स। कभी आप ये सोचो कि तुमने तो बता दिया कि कहना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। तो करना मुश्किल है, लेकिन कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। किसी के तो मार्क्स आते होंगे जो टॉप करते हैं, तो आपको ये सोचना है कि हमको सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है, हमको लानी है रैंक। अगर आप रैंक के लिए पढ़ते हो तो आप रैंक ले भी आओगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ निर्भर करता है आपकी प्रैक्टिस पर। बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ की, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो देखिए, अभी हमारी कट ऑफ है, पिछली बार की अगर 130 है तो इस बार की 135 रहेगी। और यदि 135 है तो बस आपकी 140 जा सकती है हाईएस्ट। तो सारे आंकड़े छोड़ करके हम एक कट ऑफ मान लेते हैं फ़िलहाल के लिए अपनी 140। और जिस किसी का भी 140 स्कोर आ रहा है तो वो बिल्कुल और बिल्कुल सेफ जोन में है, और अपनी प्रैक्टिस करता रहे इसी लगन, इसी मेहनत के साथ। एग्ज़ाम कभी भी हो, आपका सिलेक्शन निश्चित है। आपका लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए कि हमको ये ही जॉब लेनी है, तो वो आपको मिल ही जाएगी। बात कर लेते हैं आपके फिजिकल की। यदि आप इतना स्कोर कर लेते हो तो फिर फिजिकल में क्या होगा।
1/4 की निगेटिव मार्किंग मैंने आपको ऑलरेडी ही बता चुका हूँ। मैथ्स इसमें आता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ टॉपिक बताए हैं कि मैथ उसमें आ सकता है, सॉरी रीजनिंग में आएगा, और वो किस किस टॉपिक से आएगा वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि मैथ से कौन से टॉपिक आपके रीजनिंग में आने वाले हैं। तो वो आपको 4 या 5 टॉपिक मैंने उसमें बताए हैं, और यकीन मानिए उसी में से आपको क्वेश्चन आएगा, उससे अदर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमा करके पूछे, मैथ के उसी पोर्शन से पूछेगा, तो वो वीडियो भी आपको देख लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब आ जाता है आपका फिजिकल। फिजिकल क्या है? तो फिजिकल की बात मैं बता दूं तो फिजिकल में है यहाँ पर आपकी दौड़, दौड़ के साथ वजन, और वजन के साथ टाइमिंग। तो सबसे पहले 25 किलोमीटर की आपकी है रेस। 25 किलोमीटर की रेस लगाने के बाद, लगाने के बाद नहीं, लगाने के साथ आपको 10 किलोग्राम का वजन दिया जाएगा। उसमें एक बैग में 10 किलो रेत हो सकता है, 10 किलो का रेत ही होता है, कुछ भी हो, लेकिन 10 किलो वजन आपको दिया जाएगा। तो वो आपको अपनी रेस के दौरान अपने साथ ही रखना है, और चालाकी बिल्कुल नहीं करनी है। बच्चे सोचते हैं कि उसमें छेद कर दो, रेत बिखरता रहेगा। तो दोस्तों आपके भविष्य की बात है, तो इस तरह का आपको कुछ भी नहीं करना है। कहीं ऐसा हो गया कि आपका रेत बाद में काउंट होने लगा कि इसका वजन अब कितना है, तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा 420 के अंदर कि आपने गद्दारी की है, 420 की है, धोखा देने की कोशिश की है, तो आप इस रेस से हो जाते हो बाहर। इस तरह का कुछ भी नहीं करना है। अगर आप अपने भविष्य के प्रति निष्ठावान हैं, अपने देश के प्रति ईमानदार हैं, तो आप अपने भविष्य के लिए कोई भी गड़बड़ न करिएगा, कभी आपको उसका बाद में हट जाना हो और आप ज़िंदगी भर पछताते रह जाओ। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की कि आपकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या होगी, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसके लिए 2 टॉपिक सबसे मेन थे, यानी कि टॉपिक ऑफ द डे भी आप इनको बोल सकते हो, कि जिन क्वेश्चंस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो सबसे ज़्यादा 2 टॉपिक हैं आपके। एग्ज़ाम डेट क्या होगी और हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, कितना सेफ स्कोर करें। दूसरे नंबर पर जो आपके क्वेश्चन थे तो वे थे कि कौन सी बुक पढ़ें और तैयारी किस तरह से करें कि कम समय में, अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम सिलेक्शन पा लें। तो चलिए बात कर लेते हैं इन टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले जाती है आपकी एग्ज़ाम डेट। तो कुछ अफवाहें आजकल चल रही हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं कि जनवरी में आपकी एग्ज़ाम डेट है। तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी में कोई भी आपका एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। दिसंबर में आपका नोटिस आना था 28 आपकी तारीख, यानी 20 को गए थे तो 8 दिन मांगे थे, तो हो गई 28 तारीख तक आपका नोटिस जारी करना था आयोग को, लेकिन कोई भी नोटिस अभी तक नहीं आया है। और यकीन मानिए कि 95% आपका कोई भी नोटिस जारी नहीं होने वाला। आपको मेरी बात गलत लग रही होगी, बुरी लग रही होगी, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनको अच्छी लग रही है मुझे फ़र्क पड़ता है उनसे, क्योंकि यहाँ पर दी जाएगी सही खबर डंके की चोट पर। बिल्कुल सही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सही और सटीक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो कुछ भी हो, सच हो या गलत का मतलब ही नहीं होता, चाहे कड़वी हो, क्योंकि सच कड़वा ही होता है। तो आपका कोई नोटिस आने वाला नहीं है दोस्तों। अगर आपको वाकई अपनी एग्ज़ाम डेट पानी है तो उसके लिए मैंने आपको तरीका भी बता दिया था कि आपको क्या करना है। अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हो तो जा कर के वीडियो देख लीजिए। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, और वो काम आपको कर भी लेना है। तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी एग्ज़ाम डेट की। तो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है? तो आपकी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम हो सकती है फरवरी। आपका फरवरी माह में एग्ज़ाम लिया जा सकता है, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये तो आपका वही सीन चल रहा है कि संविधान में एक आपको अनुच्छेद दिया, फिर आगे उसका तोड़ दे दिया कि इस किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर आगे दे दिया कि कुछ अनुसूचित जाति जनजाति हैं जिनको आरक्षण मिल गया। तो यही चीज़ है कि संविधान कठोर और लचीला है, वही चीज़ आज अपनाई जा रही है आपके भविष्य के साथ। आपको प्रत्येक बार टाल दिया जाता है। अब एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट आपकी फरवरी है, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है। वो क्या है? अगर आपका नोटिस आ जाता है आचार संहिता से पहले पहले, और नोटिस आपको कैसे मंगवाना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब आप वो काम कर लीजिए, आपको आपकी एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी।
बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। एग्ज़ाम डेट आपकी एक्सपेक्टेड फरवरी हो गई, जिसको मान करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बुक कौन सी पढ़ें। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक बुक प्रीफर करता हूँ, वो भी है लूसेंट की। प्रमोशन किसी वीडियो का, किसी भी आपकी बुक का प्रमोशन नहीं करूँगा, ना ही किसी चैनल वाले का प्रमोशन करूँगा, ना ही मैं अपना प्रमोशन करूँगा। किसी का कोई प्रमोशन नहीं है, आपके भविष्य की बात है तो सही इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि लूसेंट की बुक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर आपको करंट अफेयर की तैयारी करनी है तब भी आप लूसेंट की समसामयिकी ले सकते हो। आपको जीएस की तैयारी करनी है तो भी आप लूसेंट से कर सकते हो। हिंदी की तैयारी करनी है तब भी आप लूसेंट से कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रैक्टिस सेट भी लेना है दोस्तों तो वो लूसेंट का ही लेना। अब आप लोग सोचोगे कि लूसेंट से मुझे क्या बेनिफिट है जो सिर्फ और सिर्फ लूसेंट को बता रहा हूँ। तो मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं है, ना ही मैं आपको कोई लिंक दूंगा आपकी बुक खरीदने के लिए। अगर हाँ मैं आपको कोई लिंक देता हूँ कि इस लिंक से जा कर के बुक परचेज कर लीजिए, तब मुझे वाकई बेनिफिट होता। लेकिन आप कैसे भी कर सकते हो, जो आपका मन हो वो किताब पढ़ सकते हो। बताने का मेन मकसद ये है कि लूसेंट में जो गलतियाँ होती हैं, जो आपकी क्वेरी होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, वो बहुत कम मिलती हैं आपको देखने के लिए। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप अगर जाना चाहते हो किसी बुक की तरफ तो सबसे पहले आपके लिए लूसेंट मैं प्रीफर करूँगा, क्योंकि लूसेंट में गलतियाँ कम देखने को मिलती हैं। और लूसेंट की जीएस वाली बुक जो है वो तो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली बात मुझे लूसेंट की बुक ये है कि जो उसका विविध है, जो लास्ट में विविध दिया हुआ है वो बहुत अच्छा है। तो आप उसको अगर पढ़ना चाहते हो, हालांकि हर किसी बच्चे के पास लूसेंट की बुक होती है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। बात कर लेते हैं कि अपनी तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि हमारी प्रैक्टिस क्या है और तैयारी भी आपको जांचनी है। तो मैं बता दूं कि आप हमारे ग्रुप से, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है जॉब मंत्रा। यहाँ पर मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, जैसे हिंदी की प्रैक्टिस, जीएस की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस। पत्र लेखन से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको पत्र लेखन ही करा दिए कि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो। और पत्र लेखन भी आपको बहुत अच्छे से कराए हैं, जिससे आपकी समझ में आसानी से आ जाए। तो दोस्तों दूसरी बात आ जाती है आपकी कंप्यूटर के क्वेश्चन की। कंप्यूटर के क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें। तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर की डेली प्रैक्टिस आपकी चल रही है। तीसरी बात आ जाती है आपके जीएस वाले पोर्शन की। जीएस बहुत बड़ा है, तो जीएस के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसकी भी क्लास चलती है और जीएस के प्रैक्टिस सेट की भी क्लास चलती है। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हमारी डेली बेस होती है और टॉपिक वाइज भी होती है। सबसे अच्छी बात हमारे प्लेटफॉर्म की ये है कि जिस टॉपिक की आपको नीड होती है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिस टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न होता है, उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दी जाती है। रस, छंद, अलंकार। अलंकार बोला था, अलंकार की वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। रस, छंद बाकी रह रहे हैं। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो बहुत अच्छे से मटेरियल तैयार करके आपके लिए रस और छंद की वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। लास्ट बात आती है हमारे टाइम टेबल की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने सोचा है कि टाइम टेबल थोड़ा चेंज कर लिया जाए। तो आपको नेक्स्ट टाइम टेबल बता देता हूं कि अब हमारा शेड्यूल किस तरह चेंज होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदी की क्लास की। बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमारी मॉर्निंग में कोई भी क्लास नहीं होती है, क्योंकि हमारी क्लासेस होती थी दोपहर 12 बजे। जीएस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आज तक पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा में पूछने की संभावना है, और जो क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते रहते हैं, वही क्वेश्चन हमारी दोपहर 12 बजे वाली क्लास में होते थे। शाम को 6 बजे हिंदी, शाम को 7 बजे रीजनिंग और शाम को 8 बजे कंप्यूटर क्लास। 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको यूपीजीके के करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीजीके, आप जा करके उनको देख भी सकते हो। तो देखिए 6, 7 और 8 3 क्लास लगातार हो रही थी और आप पढ़ नहीं पाते थे, और 6 बजे आपके खाने का टाइम होता था, डिनर का, तो क्लास लेने में प्रॉब्लम थी। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम टेबल आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनना। सुबह 7 बजे होगी आपकी हिंदी की क्लास, सुबह 9 बजे होगी आपकी रीजनिंग की क्लास। ये 2 क्लास चलेंगी आपकी मॉर्निंग में, तो इन 2 क्लास को लेना नहीं भूलिएगा। और शाम को 8 बजे होगी दोस्तों आपकी जीएस की क्लास, और शाम को 9 बजे होगी आपकी कंप्यूटर की क्लास। अगर आप इसमें कोई भी परिवर्तन चाहते हो, कोई भी शेड्यूल में आप चेंज करवाना चाहते हो,
अगर आपका मुझे टाइमिंग अच्छी लगी तब तो उसमें परिवर्तन मैं कर दूंगा, क्योंकि आपके लिए ही ये सब काम हो रहे हैं। आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई, आपकी प्रैक्टिस, तो सब कुछ आपके लिए है। तो आप ही के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। तो आप बता सकते हो, अगर आपकी टाइमिंग मेरे हिसाब से मैच करती है तो मैं क्लासेस की टाइम चेंज कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और हमारे प्लेटफॉर्म पर दिलाया जाता है 100% सिलेक्शन का वादा, तो इसलिए आप हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। UPSSC फॉरेस्ट गार्ड धरना या एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग किसी भी बातचीत के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।